स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। इसका शीर्षक है आंतरिक निगरानी, दिव्य शक्ति का विज्ञान। और ये 6/10/2025 की साइंटिफिक मुर्री पर आधारित एक स्रोत से लिया गया है। हमारा इरादा है कि इस स्रोत की तह तक जाएं, समझें कि ये जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है या रोजमर्रा की आत्म जांच, जिसे यहाँ आंतरिक निगरानी कहा गया है, और यहाँ तक कि हमारा मस्तिष्क विज्ञान मतलब न्यूरोसाइंस, ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। सिर्फ जानकारी लेना ही नहीं, बल्कि ये देखना है कि ये विचार, ये आइडियाज असल जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं, कैसे लागू हो सकते हैं। तो इस स्रोत सामग्री को समझने के लिए हमने इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देखा है। पहला है आध्यात्मिक नजरिया, वो गॉडली वर्जन जिसे कहा गया। दूसरा है इसकी वैज्ञानिक व्याख्या, जिसमें न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की बात आएगी। और तीसरा, सबसे अहम, व्यवहारिक कार्यान्वयन, मतलब इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आध्यात्मिक नींव क्या है। स्रोत का एक सेंट्रल मैसेज है, बहुत साफ। श्रीमती पर भारत को स्वर्ग बनाना है, पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। यहाँ श्रीमती मतलब ईश्वरी मार्गदर्शन या कह ले श्रेष्ठ मत, और निर्विकारी मतलब मन में कोई विकार न हो, जैसे गुस्सा, लालच, अहंकार, इनसे मुक्त होना। तो संदेश बिल्कुल क्लियर है, पहले खुद को बदलो, पवित्र बनो, शक्तिशाली बनो, फिर उस शक्ति और ज्ञान से दूसरों को प्रेरणा दो, ताकि एक बेहतर दुनिया बने, जिसे यहाँ स्वर्ग कहा गया है। ये तो एक तरह से लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात हो गई। और यहीं पर वो आंतरिक निगरानी मतलब अंदरूनी जांच का महत्व आता है। स्रोत में एक बड़ा अच्छा सवाल जवाब है। कहा गया है कि अगर कोई आपके पवित्र बनने के रास्ते में कोई रुकावट डालता है तो उसकी चिंता मत करो। फौरन अपना ध्यान अंदर मोड़ो और खुद से पूछो, क्या मैं महावीर हूं? मतलब क्या मैं आत्मा रूप में ताकतवर हूं? मैं स्वयं ठगा तो नहीं हूं? कहीं मैं अपनी ही कमजोरियों में या बाहरी दिखावे में फंस तो नहीं गया? मैं वैराग्य में हूं? क्या मुझ में डिटैचमेंट है? मैं क्रोध में नहीं हूं? क्या मेरा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल है? मतलब साफ है, बाहर चाहे जो हो रहा हो, असली टेस्ट तो अंदर का है। मेरी अपनी आंतरिक स्थिति कैसी है? मजबूत, स्थिर? ये तो आत्मचिंतन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका लग रहा है। बाहरी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपना इंटरनल स्टेट ठीक करो। बिल्कुल। और स्रोत में कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो इसी विचार को सपोर्ट करती हैं। जैसे आपने कहा भारत को स्वर्ग बनाना, तो इसका मतलब सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है। ये एक तरह से सामूहिक चेतना को ऊपर उठाना है, दिव्य गुणों की ओर ले जाना है, शांति की ओर। हाँ, और पुराने संस्कारों का त्याग वाली बात भी है। अक्सर हम कहते हैं ना, ये तो मेरा नेचर है, मैं बदल नहीं सकती। स्रोत कहता है इस मेरा स्वभाव को पहचानो और फिर कहो मैं यह नहीं हूँ, और उसे छोड़ो। ये अपनी पुरानी आदतों, अपनी लिमिटिंग आइडेंटिटी से ऊपर उठने की बात है। और आत्मा को अधिकार देना मतलब हम परिस्थितियों के या दूसरों की राय के गुलाम ना बने, अपने मन बुद्धि के मालिक बने। अपने फैसलों पर, अपने रिएक्शंस पर हमारा अपना कंट्रोल हो। मन को एक विमान जैसा बताया गया है, जिसे एकाग्रता से, खासकर मेरा बाबा के सिमरन से सही दिशा देनी है। हाँ, और ये भी कहा है कि दृढ़ निश्चय बुद्धि मतलब एक पक्का इरादा और साफ समझ, यही जीत का आधार है। बिल्कुल। सेवा के बारे में भी एक पॉइंट था कि वो हमेशा श्रीमत यानी डिवाइन डायरेक्शंस के अनुसार हो, अपनी मनमर्जी या ईगो से नहीं। और आखिर में प्रेमलीन स्थिति, सबका आदर और मनसा शक्ति मतलब अपने विचारों की शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाना। ये सब उसी आंतरिक मजबूती के ही अलग अलग पहलू हैं। हाँ, और यहीं से ये विश्लेषण और भी गहरा और दिलचस्प हो जाता है। ये जो सिद्धांत है, आंतरिक जांच बनाम बाहरी हस्तक्षेप, मतलब बाहर की रुकावटों पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर झांकना, इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? न्यूरोसाइंस इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, देखिए, जब हमारा ध्यान बाहर की मुश्किलों पर, आलोचनाओं पर अटक जाता है, तो हमारे ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से जुड़े हैं। इसे आप एक डिस्ट्रैक्शन सर्किट कह सकते हैं। हम बाहरी शोर में कहीं खो जाते हैं, लेकिन जब हम अंदर मुड़कर वो आत्मजांच करते हैं, जैसा स्रोत कह रहा है, सवाल पूछते हैं, क्या मैं महावीर हूँ? क्या मैं क्रोध में हूँ? तो ये असल में एक हायर लेवल की मेंटल प्रोसेस है। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग। मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर।
मेटाकॉग्निशन को देखो है सोचने के बारे में सोचना। तो मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग हुई अपनी ही मानसिक स्थिति, अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स पर नजर रखना और उनको इवैल्यूएट करना। जो हम पूछते हैं क्या मैं क्रोध में हूं, हम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, हम अपनी उस भावना का एनालिसिस कर रहे हैं। और ये प्रोसेस हमारे ब्रेन के सबसे एडवांस्ड हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का सीईओ जैसा। हाँ बिल्कुल, उसे आप दिमाग का सीईओ या कंट्रोल टावर समझ सकते हैं। यहीं से हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपनी भावनाओं को रेगुलेट करते हैं, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं। तो ये आंतरिक जांच असल में हमारे दिमाग के कंट्रोल टावर को मजबूत करती है। एकदम सही। रेगुलर इंटरनल चेकिंग से ब्रेन का ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, जो हमें गोल्स पर फोकस रखने और इंपल्स कंट्रोल करने में मदद करता है, वो स्ट्रांग होता है। नतीजा, हमारा इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है। हम बाहरी घटनाओं पर एकदम से रिएक्ट करने के बजाय शांति और समझ से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। हम अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं, उनके गुलाम नहीं रहते। जिसे अध्यात्म में कहते हैं अंदर से मजबूत होना, विज्ञान उसे असल में दिमाग के इसी कंट्रोल सेंटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करना मानता है। ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, ये ब्रेन की फंक्शनिंग बदलने वाली बात है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। और स्रोत में पुराने संस्कारों को छोड़ने की बात भी थी। क्या विज्ञान इस बारे में कुछ कहता है कि आदतें या संस्कार कैसे बदलते हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत में न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र आता है और ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस की सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारे ब्रेन की वो कमाल की क्षमता कि वो जिंदगी भर बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, पुराने रास्ते बदल सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। देखिए, आदत कैसे बनती है इसका एक सिद्धांत है, हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी, और एक मशहूर नियम है हेबियन सिद्धांत। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं वो आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो हम जो भी काम बार बार करते हैं या सोचते हैं या महसूस करते हैं, उससे हमारे ब्रेन में उसके लिए न्यूरल पाथवे यानी एक तरह का रास्ता मजबूत होता जाता है। जैसे पगडंडी पर बार बार चलने से वो पक्की हो जाती है। तो जो हम लगातार आंतरिक जांच करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या जैसा स्रोत में कहा आत्मसमझ का अभ्यास करते हैं, तो हम ब्रेन में इन पॉजिटिव चीजों के लिए नए मजबूत रास्ते बना रहे होते हैं। और साथ ही जब हम पुराने नेगेटिव आदतों या संस्कारों पर ध्यान देना कम करते हैं, उन्हें दोहराते नहीं, तो उनके न्यूरल रास्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे कोई रास्ता इस्तेमाल ना हो तो घास उग आती है। तो संस्कार परिवर्तन सिर्फ एक स्पिरिचुअल गोल नहीं है, ये एक रियल न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सचमुच अपने दिमाग को अच्छे विचारों और आदतों से दोबारा रिवायर कर सकते हैं। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिस से ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। बिल्कुल, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का सार है। अब बात करते हैं ध्यान और स्मृति अभ्यास की, जिसे स्रोत में रिमेम्बरेंस या मेरा बाबा का ध्यान कहा गया है। इसका भी बहुत गहरा साइंटिफिक बेस है। रेगुलर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर है एमिगडाला, उसकी रिएक्टिविटी कम होती देखी गई है। एमिगडाला, ये क्या करता है? एमिगडाला को आप दिमाग का अलार्म सिस्टम समझ लीजिए या इमोशनल हॉटस्पॉट। ये डर, गुस्सा, स्ट्रेस जैसी तेज भावनाओं को तुरंत पकड़ता है और रिएक्ट करता है। ध्यान इस अलार्म सिस्टम को शांत करने में मदद करता है ताकि हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट ना करें। साथ ही ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे सीईओ और एमिगडाला के बीच कनेक्शन को बेहतर बनाता है। मतलब हमारा सोचने समझने वाला दिमाग हमारी भावनाओं पर बेहतर कंट्रोल रख पाता है। कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि लंबे समय तक ध्यान करने वालों में व्हाइट मैटर की डेंसिटी बढ़ सकती है। व्हाइट मैटर हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बीच इंफॉर्मेशन हाईवे जैसा है। बेहतर व्हाइट मैटर मतलब ब्रेन के डिपार्टमेंट्स आपस में ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान हिप्पोकैम्पस जैसे एरियाज को भी इंपैक्ट करता है, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए जरूरी है। अच्छा, तो स्रोत में जो मन को एकाग्र करने और स्मृति पर जोर है, वो सीधे सीधे ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने से जुड़ा है। ये सब सुनना अविश्वसनीय सा लगता है कि कैसे ये प्राचीन अभ्यास ब्रेन के लेवल पर काम करता है। एक और सवाल आ रहा है मन में। स्रोत कहता है मैं स्वयं खगा तो नहीं हूँ। क्या ये सेल्फ डिसेप्शन मतलब आत्म धोखे से बचने का तरीका है, और साइंस इसे कैसे देखता है? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में महावीर हूं या कहीं मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा, तो हम असल में सेल्फ अवेयरनेस
यानी आत्म जागरूकता की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम अपने ही बिलीव्स पर, अपनी मोटिवेशंस पर सवाल उठा रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसी को मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस कहते हैं। अपनी सोच पर सोचना, अपने मेंटल मॉडल्स को चैलेंज करना। हम सब में थोड़ी बहुत सेल्फ डिसेप्शन की टेंडेंसी होती है। अपनी कमजोरियों को अनदेखा करना, अपनी गलतियों के बहाने बनाना। लगातार आंतरिक जांच की ये प्रैक्टिस इस टेंडेंसी को कमजोर करती है। ये हमें अपने सच के प्रति ज्यादा ईमानदार बनाती है। ये ब्रेन को सच्चाई, क्लैरिटी और विजिलेंस के लिए ट्रेन करती है। तो हाँ, ये सेल्फ डिसेप्शन के खिलाफ एक पावरफुल मेंटल टूल है जो हमें ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। तो हमने आध्यात्मिक आधार देखा और ये भी समझा कि कैसे ये विचार हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग से जुड़े हैं। ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम वाकई बहुत आकर्षक है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, ये सारा ज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? अच्छी बात यह है कि स्रूत कुछ बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाता है। पहला कदम बताया गया है, हर घटना पर, खासकर मुश्किल घड़ी में, तुरंत अंदरूनी सवाल पूछना। जैसे ही कोई चैलेंज आए या अंदर कोई रिएक्शन महसूस हो, रुकें और पूछें, मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं महावीर की तरह शांत और शक्तिशाली हूं? कहीं मैं बाहरी प्रभाव में आकर ठगा हुआ तो महसूस नहीं कर रही? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? ये एक तरह से तत्काल आत्मविश्लेषण की आदत डालनी है। दूसरा कदम है माइंडफुलनेस ब्रेक्स। स्रोत कहता है दिन में 5 बार सिर्फ 1 मिनट के मिनी चेक। ज्यादा टाइम नहीं है, बस हर कुछ घंटों में 1 मिनट रुकें, अपनी सांस पर ध्यान दें और अपनी आंतरिक स्थिति जांचें। मन में क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रही हूँ? ये हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर लाता है। और ये माइंडफुलनेस ब्रेक सीधे तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने और एमिगडाला को शांत करने में मदद करता है। जैसे हमने पहले बात की थी, ये छोटी सी आदत भी बड़ा फर्क डाल सकती है। सही कहा। तीसरा कदम है ध्यान या स्मृति का नियमित अभ्यास। स्रोत रोज 10-15 मिनट मेरा बाबा ध्यान का सुझाव देता है। मन को परमात्मा के स्मरण में एकाग्र करना और एक आंतरिक दृष्टा बनना, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनसे जुड़े बस देखना। ये उस गहरी आंतरिक स्थिरता को बनाने में मदद करता है। चौथा कदम रिकॉर्ड या जर्नल रखना। रात को सोने से पहले कुछ मिनट निकाल कर लिखना कि आज दिन भर में कहाँ मेरी आंतरिक जांच मजबूत रही, कहाँ मैं बाहरी बातों से हिल गई, मैंने अपने बारे में क्या नया सीखा। हाँ, ये जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन को गहरा करने और प्रोग्रेस ट्रैक करने का अच्छा तरीका है। लिखने से विचार भी स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल। और ये मेटाकॉग्निटिव जागरूकता को भी बढ़ाता है ना? हाँ बिल्कुल। जब हम अपने अनुभव लिखते हैं तो हम उन्हें एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। पांचवा कदम श्रीमत अनुसार सेवा करना। जब दूसरों को ज्ञान या प्रेरणा दें तो विनम्रता से, और कुछ भी कहने से पहले खुद की आंतरिक जांच जरूर करें। क्या मैं जो कह रही हूँ वो मेरे अपने जीवन में है? क्या मैं इसे जी रही हूँ? इससे प्रामाणिकता आती है। और छठा और शायद सबसे जरूरी कदम, दोहराव और निरंतरता। जैसा कि हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी में समझा, नई आदतें, नए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। स्रोत 21 से 30 दिन तक लगातार अभ्यास करने को कहता है ताकि ये आंतरिक निगरानी की आदत बन जाए, ब्रेन में गहरी हो जाए। बिल्कुल। और इन कदमों को लागू करने के जो फायदे स्रोत में बताए हैं, वे सीधे उन साइंटिफिक प्रिंसिपल से जुड़ते हैं जिनकी हमने बात की। पहला और सबसे साफ फायदा है इमोशनल स्टेबिलिटी। लगातार आंतरिक जांच से आप बाहरी उथल पुथल से कम हिलते हैं, अंदर शांति बढ़ती है, स्ट्रेस, एंजाइटी कम होती है। ये बेहतर इमोशनल रेगुलेशन और शांत एमिगडाला का सीधा नतीजा है। ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी लगता है। और क्या लाभ है? दूसरा लाभ है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, इंटीग्रिटी। सेल्फ डिसेप्शन कम होता है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। अपनी आत्मा की सच्चाई के प्रति लॉयल्टी बढ़ती है। ये बढ़ी हुई मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस का सबूत है। आप अंदर और बाहर से एक जैसे बनते हैं। तीसरा है बेहतर न्यूरल वायरिंग। जैसा हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी में देखा, पॉजिटिव प्रैक्टिस ब्रेन में अच्छे रास्ते बनाती है और नेगेटिव रास्ते कमजोर होते हैं। नतीजा, बेहतर फोकस, बेहतर मेमोरी, बेहतर सेल्फ रेगुलेशन। आपका दिमाग ज्यादा एफिशिएंट और बैलेंस्ड बनता है। दिमाग का अपग्रेड होना जैसा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। चौथा फायदा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से जुड़ा है। स्रोत के अनुसार ये प्रैक्टिस निर्विकारी अवस्था की ओर ले जाती है, मतलब विकारों से मुक्ति। श्रीमत पर आधारित जीवन और मजबूत होता है
और ये उस बड़े लक्ष्य भारत को स्वर्ग बनाना में भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ही कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की बेस है। और पांचवा बहुत जरूरी फायदा है सेवा की प्रभावशीलता, सर्विस इफेक्टिवनेस। स्रोत ये सवाल उठाता है कि अगर आप खुद अंदर से पावरफुल और स्टेबल नहीं हैं, तो दूसरों को सच्ची प्रेरणा कैसे देंगे? जब आपकी इंटरनल फाउंडेशन मजबूत होती है, आपका कॉन्फिडेंस सच्चा होता है, तब आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपकी सेवा अपने आप असरदार होती है। उसमें वजन होता है, क्योंकि वो आपके अपने अनुभव पर आधारित होती है, सिर्फ शब्दों पर नहीं। ये बात बहुत गहरी है, पहले स्वयं फिर दूसरे। और स्रोत इसे और भी प्रैक्टिकल बनाने के लिए, बिल्कुल जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत स्पेसिफिक आज का अभ्यास या प्रैक्टिकल होमवर्क भी देता है। इसमें सुबह जल्दी उठकर आत्मचिंतन करना, दिन भर वो 1 मिनट वाले माइक्रो चेक करना, शाम को जर्नल लिखना, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साक्षी भाव से शेयर करना, लेक्चर की तरह नहीं, और सबसे जरूरी अगले 30 दिनों तक इस पूरे अभ्यास को बिना नागा करने का संकल्प लेना। ये वाकई सिर्फ जानने से करने और फिर बनने की यात्रा है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? हमने देखा कि कैसे आंतरिक निगरानी सिर्फ कोई मिस्टीरियस स्पिरिचुअल आइडिया नहीं है, बल्कि सेल्फ मास्टरी हासिल करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल रास्ता है। और ये देखना कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे ये प्रैक्टिस, जो शायद सदियों पुरानी लगती है, सीधे तौर पर हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इमोशनल रेगुलेशन सेंटर्स, हमारा कंट्रोल टावर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेल्फ अवेयरनेस के न्यूरल सर्किट, इन सब से जुड़ी हुई है। ये वाकई प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक पावरफुल संगम है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें सिर्फ क्यों नहीं बताता, बल्कि कैसे भी दिखाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए बहुत क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और अभ्यास दिए गए हैं। ये इसे सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं, बल्कि यूजफुल भी बनाता है। तो आखिर में ये सब किस बारे में है? मेरे ख्याल से ये सब सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है, खुद का बेहतर वर्जन बनने के बारे में है। और शायद जब हम खुद बेहतर बनते हैं, तो हम अनजाने में ही दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पे शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं। अगर ये आंतरिक आत्मजांच की लगातार प्रक्रिया हमें अपने पर्सनल बायसेस, अपनी कंडीशनिंग और अपने सेल्फ डिसेप्शन के प्रति ज्यादा अवेयर बनाती है, तो ये बाहरी दुनिया के साथ, खासकर उन लोगों या इन्फॉर्मेशन के साथ जो हमारे मौजूदा बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, हमारी बातचीत और समझ को कैसे बदल सकती है? क्या हम ज्यादा खुले दिमाग से, कम रिएक्टिव होकर और ज्यादा एम्पैथी और समझ के साथ जुड़ पाएंगे? इस पे विचार करने के लिए कुछ Light breaks through the darkened skies. The call of truth begins to roll. It's here to heal the heart again, to wash away the tears and pain. His love's a power pure and strong. The soul remembers where it belongs. He's here to heal the heart again, to wash away the tears and pain. His love's a power pure and strong. The soul remembers where it belongs. Breeze of heavens are coming, flowing through the heart so free. Breeze of heavens are coming, calling every soul to be pure and light beyond the storm. In His love we are reborn. Breeze of heavens are coming, whispering, come home to me. Through every breath, through every prayer, I feel His presence everywhere. A sacred glow, a golden flame. The world will never be the same. Shiv Baba, He's the Father, the friend, the guide, the ocean where the peace resides. He lifts the weak, awakens dreams, and builds the world of love supreme. Breeze of heavens are coming, flowing through the heart so free. Breeze of heavens are coming, calling every soul to be pure and light beyond the storm. In His love we are reborn. Breeze of heavens are coming, whispering, come home to me.
heavens are coming, flowing through the heart so free. Breeze of heavens are coming, calling every soul to be pure and bright beyond the storm. In His light we are reborn. Breeze of heavens are coming, whispering, come home to me. Breeze of heavens are coming, flowing through the heart so free. Breeze of heavens are coming, calling every soul to be pure and bright beyond the storm. In His light we are reborn. Breeze of heavens are coming, whispering, come home to me. No fear, no sorrow, no pain remains, just peace and light in golden chains. The world of truth is rising high. The time for heaven has arrived. Breeze of heavens are coming, feel the love, the golden sea. Breeze of heavens are coming, it's God's own melody.